मैंने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने जो मैं अपनी जिंदगी में कभी पहनने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और इन सब के पीछे एक छिपा हुआ मकसद था। मुझे परखना था कि मेरा नौकर मेरे प्रति कितना वफादार है, और फिर एक शाम मेरे नौकर ने सारी हदें पार कर दी। और जो भी मेरे लिए हुआ, मुझे यकीन था कि मेरा नाम नताशा है और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। जो भी मुझे देखता पागल हो जाता। पूरे खानदान में मेरी खूबसूरती के मंदिर थे। जो भी आदमी मुझे एक बार देख लेता, पलके झपकाना भूल जाता। लेकिन किस्मत, इस मामले में मैं बहुत बदकिस्मत निकली। न पैसों की कमी थी, न ही मेरा हुसैन। मेरी उम्र 15 साल थी, और अगर कोई मुझे मेरे गांव का देख लेता तो घर से निकलते वक्त मेरी तरफ देखना भूल जाता। इसलिए हर आदमी की नज़र मुझ पर टिकी हुई थी। मैं उनकी खूबसूरती की वजह थी, और मेरे माता पिता जल्द से जल्द मेरी शादी करके अपना फर्ज निभाना चाहते थे। दरअसल मैं एक बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, जहां रिश्ते जिंदगी भर चल सकते थे। और मेरे माता पिता भी मेरी शादी के बाद ऐसी ही आज़ाद जिंदगी चाहते थे। मेरी माँ, आपने अपने बिजनेसमैन दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता तुड़वा दिया और 20 साल की उम्र में मेरी शादी करवा दी, और मैं अपने पति के साथ थी। बड़े बंगाल में सिर्फ मेरे पति भी बहुत खूबसूरत थे। अगर हम दोनों साथ में खड़े होते तो लोगों का ध्यान हमारी तरफ रुक जाता। हर कोई हमारी जोड़ी की तारीफ करता और हमें देखता, और मैं यह सुनकर खुशी से पागल हो जाती कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है। सारी खुशियां इसी में झलकती हैं। मैं अपनी माँ के घर पर अकेलेपन का शिकार थी, लेकिन अब राहुल के प्यार ने मुझे पूरा कर दिया था। लेकिन मैं भूल चुकी थी कि परीक्षाएं जीवन का एक हिस्सा हैं। मेरी और राहुल की शादी को 4 साल होने वाले हैं, लेकिन भगवान ने हमें संतान के वरदान से वंचित कर दिया था। मेरे ससुर हमेशा संतान की कामना करते रहते थे, और मेरे ससुर के व्यवहार में काफी हद तक बदलाव आ गया था, और इतने सालों में उनका प्यार पहले जैसा नहीं रहा। वो हमेशा यही करता रहता था। मैं चाहती थी कि कब मैं उसे कोई खुशखबरी सुनाऊं और वो खुशी से लेट जाए, पर ये सब मेरे हाथ में नहीं था। बच्चे स्वभाव से ही आधी जाति के होते हैं। हर तरफ से इलाज करवाने के बावजूद भी जब हमारे भगवान में कोई खुशी नहीं दिखी, तो मैंने साथ मिलकर राहुल की दूसरी शादी के लिए कहा, और राहुल मुझसे सच्चा प्यार करता था, इसीलिए पहले तो उसने अपनी माँ से साफ मना कर दिया। पर हर दिन मैं यही सोचती कि शायद अब जिंदगी में कुछ शांति आएगी, पर मेरी ये सोच उन दोनों के लिए ही मेहमान साबित हुई। एक दिन राहुल ऑफिस से घर लौट रहा था। नाश्ता कर रहा था। उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वह वहीं मर गया। मैंने कुछ दिन यह सोचते हुए बिताए कि इतने बड़े बंगाल में अकेले कैसे गुजारा, और फिर अपने माता पिता के घर वापस आ गया। लेकिन कहते हैं कि अलग होने के बाद बेटी पराई जाति की हो जाती है। यह बिल्कुल सच है। लेकिन मीना में कुछ समय बाद मेरी भाभियां मुझे चिढ़ाने लगीं। उनके लिए मैं सिर्फ उनका शिव था और कुछ नहीं। पराये लड़कों के रिश्ते उनका परिवार। लेकिन मेरे लिए, मैं अभी भी राहुल की मौत के गम से बाहर नहीं आ पाई थी। दूसरे लोग शादी के बारे में कैसे सोच सकते थे? इसका जवाब यह है कि मुझे एहसास हो गया था कि लोग मुझे कुछ से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि वे मुझे कुछ से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह मुझे भी दुख पहुंचा रहा था। उसका रवैया देखकर मैंने तय कर लिया कि मैं वापस राहुल के घर चली जाऊंगी। अकेले रहना बेहतर है इन लोगों के साथ रहने से, जो मेरे सामने तो बहुत अच्छे थे पर पीठ पीछे मुझे ही दुख पहुंचाते थे। वे मुझे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहते थे। मैं माँ के घर से बंगाल वापस आ गई थी।
पापा ने राहुल का कारोबार संभाल लिया था। व्रत के दौरान खर्चे मेरे खाते में आने लगे। मैं शुरू से ही सुर्खियों में था, इसीलिए मुझे कैट की आदत नहीं थी। मेरे आगे पीछे हमेशा नौकरों का घेरा रहता था, लेकिन इतने दिनों तक बंगाली बैंड में रहने के कारण सभी नौकरानियां मेरे साथ आ गईं, लेकिन वे बहुत चिंतित थी। जब उसने मुझसे छुट्टी मांगी तो मैं चिंतित हो गया, क्योंकि उसके बिना हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते थे। इसलिए मैंने उन बीजी को खाना शुरू कर दिया। मैं गांव जाऊंगी और वहां से अपने भाई को भेज देती हूँ। मैं तुम्हारा सारा काम करूंगी और तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखूंगी। मैंने उससे कहा कि पहले अपने भाई को बुला ले, फिर वह गांव चली जाए ताकि उसे भी वह कम सुना सके। संगीत। उसका भाई 18 साल का एक सुंदर और जवान लड़का था जिसे देखकर मैं चौंक गई। मुझे लगा कि वह तुम्हारा 14 साल का बच्चा होगा, लेकिन वह बहुत ही खास जवान लड़का था। मेरी नौकरानी ने उसे घर का मुखिया बना दिया था। वह लड़का बहुत अच्छा और बहुत तेज था और अपने हाथों से सारे काम कर रहा था। इसलिए दिन में उसकी बहन ने उसे घर का मुखिया होने का एहसास कराया और उसके बाद वह मीना से कुछ समय के लिए छुट्टी लेकर गांव चला गया। दरअसल बीमा था, लेकिन अब उसके घरवाले उसकी शादी की योजना बना रहे थे और शायद वह कभी वापस नहीं आने वाली थी। मेरी नौकरानी आ जाती और उसका भाई नौकर के कमरे में रहने लगता। ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए मुझे ज्यादा नौकर चाहिए थे। मैं परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। संगीत। मैं रोज सुबह 10 बजे नाश्ता करता था। मैंने उसे कमरे के अंदर बुलाया। मैं अभी भी अपनी नाइट ड्रेस में था और उसे बिस्तर पर ले जा रहा था। उसे देखकर मैं उठकर बैठ गया। मैंने अपना नाश्ता साइड टेबल पर रख दिया तो वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया, मानो मेरे अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहा हो या चुपचाप उसे देखने लगा। मेरी उम्र 18 साल थी, पर शायद गांव के हालात ने उसे उसकी उम्र से बड़ा बना दिया था। वो एक जान था, दिखने में काफी बड़ा और हैंडसम आदमी लगता था। अचानक मुझे उसकी मौजूदगी से घबराहट होने लगी, क्योंकि इतने बड़े बंगाल में वो मेरे साथ अकेला था और आसपास कोई नहीं था। मुझे ये सोचकर डर लगने लगा कि मैं भी जवान हूँ और वैसे भी कई मर्द मेरी खूबसूरती पर मर मिटेंगे। राज की दिनचर्या में कोई खलल न पड़े। मैंने बिना सोचे समझे एक जवान लड़के को अपने पास रख लिया, जबकि मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि मैं खुद एक जवान विधवा हूँ और इतने बड़े घर में मैं अकेली हूँ। मैंने राज को दिन भर की सारी बातें बता दी थी और वो तुरंत सो गया, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि मैंने एक भरोसेमंद नूरानी का इंतजाम करने के बारे में सोचा था। मैं इसे ले जाऊंगा और फिर रहस्य को उजागर करूंगा। मुझे घर छोड़े हुए बहुत समय हो गया था, लेकिन अभी तक घर से कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया था। मेरे माता-पिता अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि शायद उन्हें मेरा अकेलापन महसूस हो गया था। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे ससुराल वाले मुझे पसंद नहीं करने लगे हैं। उनके लिए मेरा होना या न होना एक ही बात थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दासी से क्या कहूँ, और फिर संयोग से इसी दिन मेरी एक रानी सहेली मुझसे मिली। वो मुझसे मिलने आई थी और अब जब छुट्टियों में वापस आई तो उसे मेरे विधवा होने की खबर मिली और मैं उससे लिपटकर खूब रोई अपनी बर्बादी की कहानी सुनकर। वो भी बहुत दुखी हो गई और बहुत डर गई। हम दोनों ऐसे ही रहे, हम बात करते रहे। फिर मैंने उससे कहा कि मैं अपने घर के काम के लिए एक भरोसेमंद नौकरानी की तलाश कर रहा हूँ। रात को देखने के बाद वो खाने लगी, ये लड़का अच्छा है और कम भी अच्छा कर रहा है, फिर तुम्हें नौकरानी ढूंढने की क्या जरूरत है। ये जब मैंने उसे बताया तो मेरे दिल में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। वो खाने लगी, नताशा तुम भी क्या बेवकूफ़ी भरी बातें करती हो, वो तुम्हारी ही रही।
है। उसकी भैंस सालों से तुम्हारी वफादार नौकर है और आज भी वो खुद से बहुत शरीफ है। तुम भी परेशान हो रही हो मेरी मानो तो। मैं नौकरानी हूँ, वो भी कुछ कम नहीं है। हिसाब किताब कर लेती है और दूसरी बात ये कि एक घर की खबर दूसरे घर तक पहुंचा देती है। तुम ऐसे अकेले रहते हो, भगवान न करे वो नौकरानी तुम तक पहुंचे। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं और भी चिंतित हो गया। परेशान था। मैं अब भी बहुत भरोसा करता था, लेकिन एकदम नई नौकरानी पर कैसे भरोसा करता। जाते वक्त सोचने लगा कि अगर ऐसा है तो रात का वक्त हो गया है। टेस्ट ले लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ समझ में आया। उसकी सलाह मुझे सही लगी। मैंने सोचा कि मैं सिर्फ एक बार रात का टेस्ट लूंगा और अगर वो पास हो गया तो मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा। मैं उसे अपने पास रखूंगा क्योंकि न तो मेरा बंगाल छोड़ने का कोई इरादा था और न ही दूसरी शादी करने का। वैसे भी मुझे भी यकीन हो गया था कि कुदरत ने मुझे संतान सुख से नवाजा ही नहीं था, तो अगर दूसरी शादी कर भी ली तो क्या करूंगी। इसीलिए मैंने अकेले ही अपनी जिंदगी जीने का फैसला कर लिया था और इस फैसले की वजह से मेरे माता पिता ने मुझसे दूरी बना ली थी। वो दोनों जल्द से जल्द मेरी दूसरी शादी के लिए डीबीए फाइल कर रहे थे और मैंने साफ साफ कह दिया था कि मेरी जिंदगी में किसी दूसरे मर्द के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने अकेले रहने का फैसला कर लिया था और आज की परीक्षा लेने का भी सोच लिया था। मैं उसे पैसे और इज्जत दोनों के मामले में परखना चाहता था। इसीलिए शाम के समय मैंने जानबूझकर एक पैकेट जिसमें ढेर सारे पैसे थे रसोई में छोड़ दिया और खुद घर से निकल गया। मैं देखना चाहता था कि वह उस बैग का क्या करता है। मैं 2 घंटे बाजार में घूमता रहा और घर के लिए जो भी जरूरी सामान था खरीद लाया, लेकिन जब घर पहुंचा तो वह पैकेट वहां मौजूद नहीं था। राज भी। मैंने घर की कहानी नहीं देखी। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं सर समाज के साथ अपने कमरे में आ गया और यह देखकर हैरान रह गया कि मैंने बैंक को अपने कमरे में रखा हुआ था। हुआ यह कि मैंने जल्दी से उसे खोला और देखा कि सारे पैसे अभी भी उसमें थे। एक पल के लिए मुझे राहत महसूस हुई कि राज पैसों के मामले में बुरा नहीं है, लेकिन दूसरे ही पल मुझे लगा कि शायद उसे पता नहीं है कि इसमें पैसे हैं। इसलिए मैंने इसे दूसरे तरीके से परखने का सोचा। रात होने से पहले मैं पूरे घर में 1,000 रुपए खर्च करके सोनी के कमरे में जाता था। मैंने जानबूझकर उसके कमरे की ओर जाने वाली सड़क पर कुछ पैसे गिरा दिए। मुझे पूरा यकीन था। मैं अपने कमरे में आकर शांति से लेट गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। मैं देखना चाहता था कि मैं इस परीक्षा में कैसे पास होता हूँ। फिर मैं सोचता रहा और शायद पूरी रात इंतजार करते हुए सो नहीं पाया, लेकिन यह मेरी गलतफहमी साबित हुई। जब मैं कमरे में आया और दरवाजा खोलने लगा तो मुझे ज्यादा डर नहीं लगा। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन राज की आवाज सुनकर मैंने उसे अंदर आने दिया, लेकिन झुककर कमरे में आया और पैसे मेरे सामने रख दिए। मैं सोचने लगा कि ये मेरे कमरे के रास्ते में पड़े थे और ये उसके नहीं थे, तो उसने मुझे चौंका दिया। वो पैसे करीब 2 लाख के बराबर थे। मैंने रात को कहा कि ये पैसे मेरे भी नहीं हैं। अगर तुम चाहो तो ये पैसे रख सकते हो। हाँ, मैं उसे उसके पिता का इनाम देना चाहता था। राजा ने हाथ जोड़े और खाना खाने लगा। मैडम, मैं हल्की कमाई खाता हूँ। मुझे नहीं मालूम, इसीलिए मैं उन्हें किसी भी हालत में अपने पास नहीं रख सकती। खाली हाथ वापस गई और देखा कि पैसे मेरे सामने पड़े हैं। यह देखकर मेरा दिल दुखी हुआ, लेकिन यह साफ हो गया कि राज के उसूल बहुत पक्के थे
और वह मेरी किसी भी कीमती चीज को कभी हाथ नहीं लगाएगा। अब बस एक ही चीज बची थी और वह यह कि हम एक दूसरे के सम्मान में अभी भी जवान थे और वह भी जवानी की दहलीज पर था। इसलिए बंगाल में हमारा साथ रहना ठीक नहीं था। यह मैं भी जानती थी, लेकिन किसी अजनबी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। और अगर वह इसे नियंत्रित कर सकता तो वह हमेशा उसके बारे में सोचता। मैंने लाल साड़ी पहनी और मेकअप किया। हालांकि मैंने विधवा होने के बाद से कभी इतना मेकअप नहीं किया था। मैंने आईने में देखा और मेरी आंखों में क्या था, वह इसे अपने आप सहन कर सकती थी। मैं पूरी तरह से तैयार होने के बाद वह जाकर टाइम टेबल पर बैठ गई और रात को मेरे साथ बैठने के लिए कहा जब वह आराम करना चाहता था। जब शाम को नाइट उसे लेकर आया तो मैंने उसे जबरदस्ती अपने सामने बिठाया और उससे उसकी उम्र के बारे में सवाल पूछने लगा। मैंने ऊपर देखा और फिर तुरंत नीचे देखा। मुझे उसका अंदाज बहुत पसंद आ रहा था। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। राज मेरे सारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सम्मान दे रहा हो। और शर्म करो तुम पर, सच तो ये था कि मैं राज के चरित्र के प्रति उदासीन हो गई थी। सजा तो बहुत अच्छी और सख्त थी, पर मैं उसे कुछ दिन और परखना चाहती थी। इसीलिए मैं रोज नए कपड़े पहनती थी और कभी-कभी दिन में कमरे में उसे देखती थी। कभी वो मुझे अपने पास बिठाती तो कभी बगीचे में। एक दिन रात में मैं उसके कमरे के पास पहुंच गई और आवाज देकर उसे बुलाया। तुम तुरंत आ गई। मैंने गुलाबी रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मुझे यकीन था कि आज वो मुझे एक नज़र देख कर जरूर देखेगा, पर आज भी वो सिर झुकाए खड़ा था। मैंने राशि से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो, पर वो मेरे पीछे पीछे आ गया। मैं उसके सामने खड़ी हो गई। किचन के दरवाजे से सीधी खड़ी थी। मेरे बाल पूरी तरह से खुले हुए थे। अब मेरी नजरें डांस पर टिकी हुई थी, पर मैं पूरी तरह से कॉफी बनाने में मशगूल थी। उसने कॉफी बनाकर मेरे सामने रखी और वो अपनी मर्जी से आया था ऐसे ही वापस चला गया। उसकी अदाओं ने किसी तरह मुझे मेरी खूबसूरती से अंधा कर दिया था। मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपना भरोसा जीतने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आज तक जितने भी मर्द मेरी जिंदगी में आए वो मुझे देखते ही मेरी तरफ देखना भूल गए। एक शाम मैंने काले रंग का एक सुंदर गाउन पहना और अपने बालों को स्टाइल किया हुआ था। गाउन खोलने के बाद मैं पूरी तरह से तैयार थी। मुझे यकीन था कि राज मेरी तरफ नहीं देखेगा। कल की ड्रेस में मेरा गोरा रंग पूरी तरह से उजागर हो गया था। मैं बिस्तर पर लेट गई और कमरे में चली गई। मैंने उससे कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कृपया सिर दबाओ। वो मेरे पास आकर बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आज की परीक्षा खत्म हो गई और मैं दूर खड़ा हो गया। बस हो गया मैडम, अब मैं आपके साथ हूँ। मैं एक शरीफ और इज्जतदार लड़का हूँ। मुझे खुद पर काबू रखना पड़ता है, लेकिन आपकी ये हरकतें और ये कपड़े मुझसे मेरा इनाम छीन रहे हैं। मैं एक मर्द हूँ और स्वभाव से ही विरोधी की तरह कम रहना पड़ता है, लेकिन आज तक मैंने अपने चरित्र को पूरी तरह से बचा कर रखा है। लेकिन अब मेरे लिए यह बहुत मुश्किल हो गया है। आप और मैं इस बंगाल में अकेले रहते हैं और अब मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कोई तीसरा शैतान हमारे बीच आ गया है। मुझे इस बात का डर है। अब तक हमने खुद पर काबू रखा है, लेकिन कहानी यह है कि एक दिन मैं खुद पर काबू पा लूंगा और खुद से भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे राहत महसूस हुई। मेरे सामने खड़ा लंबा नौजवान आंसू बहा रहा था और मैं धर्मेंद्र से बात कर रही थी।
वह गहरे समुद्र में जा रही थी। वह सम्मान से बाहर था, लेकिन मैं ही थी जिसने उसके साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। न तो मैं अपने जीवन में उसका परीक्षण कर रही थी और न ही मैं खुद को उसके सामने रख रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। यह सही बात थी। अगर मैंने कमजोर पल में खुद पर काबू नहीं रखा होता और अपने साथ कुछ गलत कर लिया होता, तो मैं अपनी इज्जत को गवाह के तौर पर पेश करता और उस समय इसे एक चरित्र मान लेता, जबकि यह सरासर गलती थी। यह मेरी अपनी बात थी। मैं वापस जीने की इजाजत मांग रहा था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे माफ कर दे। मैं बस उसे परखना चाहता